गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत लेकर उपस्थित हूँ अवलोकन। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन। अवलोकन का अर्थ इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। हम जैसे अवलोकन का मतलब क्या समझते हैं आप? डायरेक्ट अगर हम कहें कि अवलोकन क्या है, बाकी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन हम आपसे पूछें कि अवलोकन क्या है तो हम इसके विषय में कह सकते हैं कि हाँ, जिसे देखा गया हो, जिसका निरीक्षण किया गया हो, वही है निरीक्षण शक्ति। यानी जिसको हम जिसमें प्रदत्तों का यानी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम उसका निरीक्षण हमें आवश्यक हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप देखिए, आप किसी के विषय में कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के विषय में बिना देखे बिना सुने उसके विषय में बिना जाने आप उसके विषय में कैसी भी कल्पना बना सकते हैं, कैसे भी विचार व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने उसके व्यवहार को अभी देखा ही नहीं है। हम कहते हैं ऑब्जर्व करके बताऊंगा, अभी निरीक्षण करके बताऊंगा। निरीक्षण करके ही हम उसके विषय में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी शोध तक पहुंचने के लिए विज्ञान में, गणित में, किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, हिंदी में कोई नियम, किसी सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए हमें निरीक्षण विधि बहुत काम में आती है। वर्तमान में इस विधि का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। वैसे तो ये आत्मनिष्ठ विधि है। वैसे तो क्या है? ये आत्मनिष्ठ विधि है। लेकिन इसका प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत हो रहा है, फिर भी इसके महत्व को नकारा नहीं है। यह आत्मनिष्ठ है। खुद के विषय में व्यक्ति ये कहता है कि अगर आपने अपनी गर्दन में झांक लिया, अपने मन में झांक लिया, अपना निरीक्षण कर लिया, तो इससे बड़ा कार्य, इससे बड़ी सफलता आपको कभी नहीं मिल सकती। यानी कि आपको खुद को पता है कि मैं कैसा हूँ, तो आपके विषय में कोई गलत धारणा नहीं बना सकता। आप सत्य को आसानी से प्रमाणित कर सकते हैं, आप अपने व्यवहार में आसानी से सुधार कर सकते हैं। इसलिए इस विधि का ज़्यादा महत्व है। वर्तमान में प्रदत्तों के संकलन हेतु अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रदत्त होते हैं आंकड़े, प्रदत्तों के संकलन हेतु। प्रदत्तों के संकलन हेतु, संकलन माने इकट्ठा करना, डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम अगर कोई सारणी बनाते हैं या किसी कक्षा के छात्रों की हम सूची भी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें डाटा, हम इसका रिजल्ट तैयार करते हैं, उसके विषय में कोई मत प्रसारित करते हैं, तो उस कक्षा से संबंधित सारे कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से संबंधित सारे डाटा हमें कलेक्ट करने होंगे। और वह कलेक्शन हम उसके निरीक्षण से प्राप्त कर सकते हैं। जो उसके टेस्ट हुए हैं, क्लास टेस्ट हुए हैं, टर्म टेस्ट हुए हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी कक्षा का लेवल कैसा है, किस कक्षा में किस प्रकार के छात्र विद्यमान है। या फिर अगर हम उनका चारित्रिक मूल्यांकन करना चाहते हैं, व्यवहारिक मूल्यांकन करना चाहते हैं, सामाजिक मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उनको कोई ऐसी स्टेप दे देते हैं, कार्य करने के लिए दे देते हैं, उनके व्यवहार का परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके विषय में अपनी सोच प्रसारित करते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो आप प्राप्त परिणामों के आधार पर हम उसमें सुधार की प्रक्रिया भी आसानी से अपना सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी ईमानदार बालक है, कोई बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बालक है, और हमने कैसे पढ़ने लिखने का काम, अगर जरा सा खेलने गया वो और हमने कह दिया पढ़ने लिखने का काम नहीं है क्या, फेल हो जाएगा। अब उसको पता है वह ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, वह पढ़ता है, लेकिन जरा सा 5 मिनट के लिए गया, आपने बिना निरीक्षण के, बिना अवलोकित किए उसे घोषणा कर दी कि फेल हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसी जगह हमारे काम आती है अवलोकन विधि की किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले, किसी भी परिणाम तक पहुंचने से पहले हमें अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए हर वस्तु को, हर विषय वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर घटना को। यह व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए यह बहुत अच्छी विधि है। कौन सी? अवलोकन विधि। बता दिया मैंने अभी कि कोई छात्र गया है, उसके विषय में हमने घोषणा कर दी गलत, तो व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए बहुत अच्छी विधि है। क्यों है? देखिए, हम देखते हैं, हमने पूछा, हम कहते हैं हमें बालक के व्यवहार को जानना है। मैंने कहा आपका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, आपको परीक्षा ली जाएगी, आपके व्यवहार को देखा जाएगा। या कोई मंत्री या कोई उच्च अधिकारी हमारे विद्यालय में आ रहा है, तो हम कहते हैं छात्रों से अनुशासन में रहना और ऐसा कोई व्यवहार प्रदर्शित मत करना जिससे कि गलत मैसेज बाहर जाए कि आपका अनुशासनहीनता पाई जाए।
तो विद्यार्थी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने आप को अनुशासित रहेगा, सुव्यवस्थित रहेगा, नीट एंड क्लीन ड्रेसअप रखेगा, अनावश्यक वह इधर उधर नहीं घूमेगा, अपने आप को पूरी तरह संतुलन में रखेगा। लेकिन इस विधि को हम अवलोकन विधि नहीं कह सकते, यहाँ पर हम अवलोकन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह बालक हो सकता है कोई उसमें उद्दंडी बालक हो, वह वैसे हो ही ना। तो व्यक्तित्व के किसी बालक के व्यक्तित्व का विस्तृत अध्ययन तभी किया जा सकता है जब उसका बारीकी से अवलोकन किया जाए, हर परिस्थिति में अवलोकन किया जाए, बिना बताए उसके व्यवहार को वॉच किया जाए, देखा जाए, हर एक्टिविटी पर उसकी नज़र रखी जाए। विद्यालय में उसका व्यवहार कैसा है, परिवार में उसका व्यवहार कैसा है, समाज के व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, टीचर के साथ वह कैसी सोच रखता है, एक अपने सहपाठी के साथ वह कैसी सोच रखता है। इस तरह का जब निरीक्षण हम करते हैं, इस तरह का ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, तो उसके व्यक्तित्व के विषय में हम स्पष्ट घोषणा कर पाते हैं। अगर हमने विद्यालयी व्यवहार के आधार पर ही उसके विषय में घोषणा कर दी है, कई बार आपने देखा होगा माता पिता विद्यालय में आते हैं, भाई बच्चा हमारा बहुत सीधा है, भाई आप बच्चे के विषय में ऐसा ना बोलिए, आप बच्चे को पहचानते नहीं। अरे भाई पहचानेंगे, विद्यालय वाले कह रहे हैं कि बच्चा तो उद्दंडी है। इट मीन्स बालक माता पिता से डर रहा है, डरता है, वह अपने वहाँ पर ऐसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता, वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति विद्यालय में ही कर लेता है, जो शैतानी करनी है वह वही कर लेता है। तो इस प्रकार उसका ओवरऑल मूल्यांकन करने के लिए हमें उसका हर क्षेत्र का निरीक्षण जरूरी होता है, अवलोकन जरूरी होता है, तभी हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में अध्ययन कर पाते हैं, जिसे हम केस स्टडी एक तरह से कह देते हैं कि हर परिस्थिति में बालक कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखिए विज्ञान में तो अभी हम बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व अध्ययन में, विज्ञान में तो निरीक्षण विधि का प्रयोग पहले से ही होता आ रहा है। विज्ञान में तो निरीक्षण विधि का प्रयोग पहले से ही होता आ रहा है। कोई भी प्रयोग करो तभी उसका पहले आप निरीक्षण करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे और फिर परिणाम पर पहुंचेंगे। विज्ञान तो इससे संबंधित है, जहाँ विज्ञान शब्द आ गया वहाँ ऑब्जर्वेशन आ गया। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण बालकों के व्यवहार पर, बालकों के व्यवहारगत परिवर्तन को सुधारने के लिए, बालकों के व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में अवलोकन विधि को अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का केंद्र बिंदु ही बालक हो गया। शिक्षा का अर्थ है अधिगम का अर्थ है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन बाहर जाते ही वह उद्दंडी हो जाता है। तो इस प्रकार के व्यवहार को हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है, जिससे कि वह अपने आप में संतुलन स्थापित कर सके और अपने व्यवहार को सभी जगह एक सा प्रदर्शित कर सके। आगे है इसमें विज्ञान में तो ये शुरू से संबंधित है निरीक्षण विधि, उनके सत्यापन के लिए, प्रयोगों के सत्यापन के लिए निरीक्षण विधि का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। अब देखिए अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता संबंधित समस्या के समाधान के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अवलोकन करके प्रदत्त संचय करता है। यहाँ पर किसी प्रकार के आंकड़े अनुसंधानकर्ता को नहीं दिए जाते हैं। किसमें? अवलोकन विधि में। वह क्या करता है, उसके पास समस्या आई कि इस बालक के विषय में आपकी क्या भूमिका है, इस बालक के विषय में आप क्या सोच रखते हैं, उसके पास समस्या आ गई, ये समस्यात्मक बालक है, भाई इसको सुधारना है। अब अनुसंधानकर्ता टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्पेशलिस्ट हो सकता है, तो वह क्या करेगा, संबंधित समस्या कौन है, बालक, उसके समाधान के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, दो प्रकार की इंद्रियां होती है मन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रिय, संबंधित समस्या के समाधान के लिए वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से डाटा कलेक्ट करेगा। उसको बताया नहीं गया है, उसको केवल ये बताया गया है ये समस्यात्मक बालक है, इसकी आपको स्टडी करनी है, इसके व्यक्तित्व का अध्ययन आपको करना है। कैसे करना है ये आप जाने। हमारे पास तो ये समस्या के रूप में उपस्थित हुआ है, इसको हमको सुधारना है, नहीं तो ये हमारा माहौल ख़राब करेगा, हमारा रिजल्ट ख़राब करेगा, हमारे स्कूल का नाम खराब करेगा। तो अब ऐसे बालकों के अध्ययन के लिए जो अनुसंधान करता है वह क्या करता है, विभिन्न प्रकार की ट्रिक अपनाएगा। जैसे किसी को सुधारना है तो उसको
समझाएगा, दूसरे बालकों के व्यवहार से समझाएगा, उसमें समायोजन स्थापित करने का प्रयास करेगा, उसके घर पे उसके एक्टिविटी का ध्यान रखेगा। ध्यान रखने का मतलब उसके पेरेंट्स की हेल्प लेगा कि यह घर पे क्या क्या एक्टिविटी करता है, यह क्या करना चाहता है, उसकी सोच क्या है, इसके किस प्रकार के दोस्त हैं, समाज आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, घर में पेरेंट्स का एनवायरनमेंट कैसा है और बच्चों के साथ यह घर में कैसे रहता है, विद्यालय में इसको पढ़ने लिखने में क्लासरूम में कैसा रहता है, टीचर के साथ इसका कैसा व्यवहार रहता है, कौन से टीचर को ये लाइक करता है, कौन से टीचर की क्लास में इसका मन नहीं लगता है, कौन सी सब्जेक्ट इसकी फेवरेट है, कौन सी रुचि है। तो इस प्रकार के भिन्न भिन्न वह जितने भी उसके ज्ञान में संज्ञान में जो बातें आती हैं उनके द्वारा वह डाटास को कलेक्ट करता है और उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयत्न करता है कि वास्तव में इस बालक के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए, इसको सुलझाने के लिए हमें इस बालक को इस प्रकार से ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर व्यक्तित्व अध्ययन विधि में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया अवलोकन। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसका अर्थ, किसका, अवलोकन का अर्थ। अवलोकन का अर्थ देखिए, प्रोफेसर C.A. मोजर के अनुसार प्रोफेसर C.A. मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। ठोस अर्थ अगर अवलोकन का हम बताएं कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों, ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। देखिए, प्रोफेसर C.A. मोजर क्या कहते हैं, ठोस अर्थ में अवलोकन विधि में, निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता, यानी कान सुनने का इसमें कोई काम नहीं है, बोलने का इसमें कोई काम नहीं है, इतनी महत्ता नहीं है जितनी हमारी क्या है, आँखों की है। देखना है हमें वह कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार पर ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें हमें अनावश्यक उसको सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल समस्या को समझना है, उसके विषय में अभी कोई मत हमें अपनी तरफ से प्रसारित नहीं करना है। तो समस्या को समझने के लिए केवल हमें उसका ऑब्जर्वेशन करना है, हर परिस्थिति में उसके ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए यानी इसमें आँखों का प्रयोग ज़्यादा है कि हर परिस्थिति को बारीकी से देखना है, हर व्यवहार को हर परिस्थिति से कनेक्ट करके देखना है कि वास्तव में यह ऐसा व्यवहार क्यों प्रदर्शित कर रहा है, कैसे वातावरण का यह अनुभव कर रहा है। अब आती है हमारी अवलोकन की विशेषताएं। अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं, देखिए क्या हो सकती हैं। फीचर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि की निम्न विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहले ही तो बात है कि मैंने आपको बताया कि इसमें अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। तो इसकी विशेषताएं सबसे ज़्यादा यही हैं कि इसमें मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग होता है।
भाई वो तो ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, संज्ञान में जो बात आएगी उसे देखेगा। अभी मैंने आपको प्रोफेसर C.A. मोज़र के अनुसार बताया था कि कानों और वाणी की अपेक्षा यहाँ पर आँखों का ज़्यादा महत्व है। तो आँख क्या है? कर्मेंद्रियाँ हमारी, तो इसमें इंद्रियों का अधिक उपयोग होता है। किसमें? अवलोकन विधि में। विशेषता है इसकी कि इसमें मानव इंद्रियों का अधिक उपयोग होता है। दूसरा है अनुसंधान के लिए अवलोकन विधि द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। अनुसंधान के लिए, शोध के लिए, समस्या के समाधान के लिए, अनुसंधान के लिए अवलोकन विधि द्वारा प्राथमिक अनुसंधान के लिए अवलोकन विधि द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। प्राथमिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। हमें पता है, अनुसंधानकर्ता को मैंने आपको बता दिया कि यह बालक समस्यात्मक है, इससे संबंधित यह समस्या हमारे सामने आई है। आप देखकर पता लगाइए इसके विषय में वास्तव में सच्चाई क्या है। तो कब पता लगाएंगे? हमें उसके प्राथमिक डाटा जब हमारे पास होगा कि वास्तव में ये किस स्टैंडर्ड का है, किस बुद्धि लेवल का है, पिछली क्लास में इसका व्यवहार क्या था, इसके साथ कौन कौन कनेक्टेड है, कैसे संपर्क में ये रहता है, तो वो डाटा हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। किसमें? रिसर्च मेथड में, अनुसंधान विधि में, ऑब्जर्वेशन विधि में। अवलोकन विधि द्वारा अनुसंधान में, किसी के बारे में रिसर्च करने में अनुसंधान विधि द्वारा हमें डाटा, उसका प्राथमिक डाटा का, पहले डाटा का, उसके प्राथमिक डाटा का कलेक्शन जरूरी होता है। बाद में हम उससे संबंधित कोई तथ्य प्रसारित करते हैं। अगली विशेषता है अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्ष और सूक्ष्म अध्ययन करना सहज होता है। प्रत्यक्ष और सूक्ष्म अध्ययन करना सरल होता है। भाई हम पेपर पर अगर लिखवाते हैं, उससे विचार व्यक्त करने के लिए कहते हैं, तो उसकी एक शब्द सीमा होती है, लिखने की एक कैपेसिटी होती है, और लिखने में वह कैसा भी अपना व्यवहार बता सकता है। अपने कौन व्यक्ति अपने आप को बुरा बताएगा? हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा ही बताएगा। तो रिटर्न वर्क में हम उतना अच्छा मापन नहीं कर सकते जितना कि हम ऑब्जर्वेशन मेथड में कर सकते हैं। इस ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा प्रत्यक्ष, एक तो हमारे सामने वो करता है, तो प्रूफ के साथ वह प्रमाण सहित सिद्ध करता है। आज मैंने मेरे से कुछ कह दिया कि अपने बारे में 4 लाइन लिखो, मैंने कहा मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली है, या फिर मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ, मैंने ये डिग्री प्राप्त कर ली है। अब इसका क्या प्रमाण है कि आप वास्तव में ईमानदार? ईमानदारी का कोई प्रमाण है? नहीं। जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरे बहुत घनिष्ठ हैं, वही इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। तो लिखने की मैटर इतना मायने नहीं रखता, जितनी अवलोकन विधि से जो मापन किया जाता है वह बहुत बारीकी से किया जाता है। उसकी मैंने बताया प्रत्येक व्यवहार का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाता है, और वह सब कुछ कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, सामने दिखने वाला होता है, उसे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला है अवलोकन द्वारा विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती है। विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती है।
अवलोकन द्वारा विश्वसनीय सूचनाएं। अवलोकन द्वारा विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कैसे? विश्वसनीय सूचनाएं कैसे प्राप्त होती हैं? भाई हम कहते हैं कानों सुनी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन आंखों देखी पर विश्वास किया जा सकता है। यानी जो बात, जो घटना हमने प्रत्यक्ष रूप से देखी, हम कहें वह व्यक्ति वह बालक बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा उद्दंडता करता है, क्लास में शरारतें करता है, होमवर्क करके नहीं लाता है, वह याद करके नहीं लाता है, उसे पढ़ने की बिल्कुल ललक नहीं है, वह बेकार लोगों की संगत में आ चुका है। इस बात पर हम कैसे विश्वास कर लें? अगर हम उसके अवलोकन विधि के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं तो उसके हर हरकत पर हमारी नज़र रहती है। हम अपने द्वारा देखे जाने के कारण अधिक विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी के भी संबंध में तो यह विश्वसनीय होती है, क्योंकि सुनी हुई बातों पर हम भरोसा करने के बजाय देखी गई घटना को अधिक विश्वस्त मानते हैं। अगला है तथ्यों के मध्य परस्पर कार्य कारण संबंधों का ज्ञान भी अवलोकन के द्वारा संभव है। तथ्यों के मध्य परस्पर कार्य कारण संबंध भी तथ्यों के मध्य परस्पर कार्य कारण संबंधों का ज्ञान भी अवलोकन के द्वारा ही संभव है। कार्य कारण संबंधों का ज्ञान भी अवलोकन के द्वारा संभव है। देखिए तथ्यों के मध्य परस्पर कार्य कारण, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया इस बारे में कि अवलोकन द्वारा विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं या इसके द्वारा प्रत्यक्ष और सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए किसी के विषय में मैंने घोषणा कर दी या किसी ने घोषणा कर दी कि वह बहुत ज़्यादा शैतान है या वह बहुत भ्रष्ट व्यक्ति है, वह हर बात में रिश्वत लेता है। अब हम कैसे मान लें कि वह रिश्वत लेता है? लेकिन अवलोकन विधि के द्वारा हम उसका अध्ययन करते हैं। अगर अवलोकन विधि के द्वारा हमने उसे देखा है, रिश्वत लेते हुए देखा है, तो हमारा मत में भी क्या हो जाएगा कि हाँ वह बहुत भ्रष्ट व्यक्ति है। जब हमने पहले सुना था और हमने किसी तीसरे को बताया तब केवल हमने बातों को सुना था, हमारे पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन अवलोकन विधि जहाँ कहती है कि वह प्रत्यक्ष अध्ययन करती है किसी बात का, तो जब उसके द्वारा जो डाटा हमें प्राप्त हुआ उसमें कार्य कारण संबंधों का ज्ञान है कि इस कारण से कार्य कारण कि हमने भ्रष्ट बताया है उसे तो किस कारण से बताया है, उसका प्रमाण हमारे पास रहता है। जो डाटा हमने कलेक्ट किए उन्हें हम अवलोकन विधि के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण सहित उन्हें विश्लेषित कर सकते हैं कि इसमें यह कारण उसका विद्यमान है क्योंकि मैंने उसे रिश्वत दी थी, उसने ले ली। तो ऐसा हम इसके अवलोकन विधि के माध्यम से संभव हो पाता है। ये थी हमारी अवलोकन विधि की विशेषताएं। देखिए सबसे पहली विशेषता हमारी क्या थी अवलोकन विधि की? इसमें इंद्रियों का, मानव इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग होता है, अधिक उपयोग होता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों का भी उपयोग होता है, इसमें कर्मेंद्रियों का भी अधिक उपयोग होता है। दूसरा था हमारा अनुसंधान के लिए अवलोकन विधि द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। हमें किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं हम तो या रिसर्च अनुसंधान करते हैं तो अवलोकन विधि के द्वारा
प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है कि वास्तव में वह व्यक्ति क्या है। जैसे किसी बालक के विषय में अगर हमें अवलोकन विधि का प्रयोग करना है तो हमें देखना पड़ेगा उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, रहता कहाँ है, कहाँ से आता है, उसकी वास्तविक समस्या क्या थी कि वह ऐसा व्यवहार करता है। तो प्राइमरी डाटा का कलेक्शन हम इसमें करते हैं। इसके द्वारा प्रत्यक्ष और सूक्ष्म अध्ययन करना सरल होता है। सुनी सुनाई बातों को हम नहीं समझ सकते, सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसके द्वारा हम किसी भी बात का, किसी भी घटना को प्रत्यक्ष देखते हैं और बारीकी से उसका अध्ययन कर सकते हैं, विस्तृत रूप से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। अवलोकन द्वारा विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि कानों देखी बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। यह ज़्यादा विश्वस्त होता है अवलोकन विधि। और अगला है हमारा तथ्यों के परस्पर कार्य कारण संबंधों का ज्ञान भी अवलोकन के द्वारा ही संभव होता है। तथ्यों के मध्य परस्पर कार्य कारण संबंध, हम कारण सहित किसी बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में यह को किसी ने अगर ये बात कही है तो क्यों कही है, उस क्यों का आंसर हमें अवलोकन विधि में मिल जाता है, क्योंकि इसका बारीकी से व्यक्ति का इसमें निरीक्षण किया जाता है। यह एक आत्मनिष्ठ विधि है। विज्ञान से तो इसका सीधा ही संबंध था, जहाँ विज्ञान और अवलोकन तो एक दूसरे के पूरक ही माने जाते हैं। इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि विज्ञान निरीक्षण पर ही आधारित है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान भी निरीक्षण पर ही आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान में समस्या का समाधान करने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित समस्या को समझने के लिए, उसके विषय में कोई तथ्य प्रमाणित करने के लिए, कोई स्पष्ट घोषणा करने के लिए हमें अवलोकन विधि की आवश्यकता पड़ती है। प्रोफेसर C.A. मोजर ने बताया कि ठोस अर्थ में, क्या बताया C.A. मोजर ने, मैंने अभी आपको बताया कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा कौन सी कर्मेंद्री का प्रयोग होता है, आँखों का अधिक प्रयोग होता है। ऑब्जर्वेशन, यह जो ऑब्जर्वेशन विधि है इसका महत्व सबसे ज़्यादा शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए है, किसी भी छात्र के विषय में घोषणा करने के लिए है, किसी भी व्यक्ति के विषय में घोषणा करने के लिए है, बशर्ते यह तभी संभव है जब हम उसका सूक्ष्म और विस्तृत आकलन करेंगे, उसके विषय में स्पष्ट रूप से डाटा कलेक्ट करेंगे, विस्तृत रूप से डाटा कलेक्ट करेंगे। इसमें बहुत ट्रेंड अनुसंधानकर्ता की आवश्यकता होती है, निष्पक्ष अनुसंधानकर्ता की आवश्यकता होती है। एक होता है निष्पक्ष, मैंने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि एक होता है हमने किसी गलत व्यवहार को देख लिया, किसी बालक द्वारा किए गए गलत व्यवहार को देख लिया, लेकिन हम उसे छुपा गए कि नहीं फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, या नहीं ये मेरा अपना है, मुझे ये बालक मुझे ध्यान, मेरा सगा है या मेरा पड़ोसी है, मेरे रिलेटिव का है। लेकिन अगर अनुसंधानकर्ता का अगर व्यक्ति दृष्टिकोण ऐसा है तो वह कभी भी किसी बालक के विषय में स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकता है। यदि अनुसंधानकर्ता अपने निर्णय में निष्पक्ष है, अपने व्यवहार में, अपने कार्य में पूरी तरह निष्पक्षता अपनाता है, तो वह किसी भी बालक के व्यवहार को आसानी से परिमार्जित कर सकता है, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होती। इसी प्रकार अवलोकन के माध्यम से जो अनुसंधान करता होता है वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का भी सर्वाधिक उपयोग यहाँ पर करता है। वह अपने संज्ञान से ऐसी बातें, ऐसे दृश्य देखता है, दृश्य यानी कि परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियों का अवलोकन करता है। हर व्यवहार को देखने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार की विशेष परिस्थिति का अवलोकन किया जाए कि उस व्यक्ति के विषय में अध्ययन हमें आसानी से हो जाए। तो उसको अपनी ज्ञान समस्या का समाधान करने के लिए उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से ही वह उचित परिस्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। दूसरी मैंने आपको बताई कि यह आत्मनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ कैसे है कि बालक या व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर अपना मूल्यांकन कर ले, अपना निरीक्षण कर ले। कहावत है हमारे यहाँ, लोग कहते हैं कि जब आप सोने जाते हो बिस्तर पर तो इधर उधर की बातें सोचने की बजाय 2 मिनट के लिए अपना मूल्यांकन कर लो कि मैंने आज कौन कौन सा व्यवहार किया और कौन सा व्यवहार सही किया और कौन सा व्यवहार मैंने गलत किया। अगर आपको अपने अंदर ही सही और गलत की पहचान हो जाती है तो आप सामने वाले को कभी गलत नहीं ठहरा सकते हो,
कभी उसमें उसके व्यवहार पर उंगली नहीं उठा सकते हो। आप खुद ही अपना मूल्यांकन कर सकते हो अवलोकन विधि के द्वारा कि मैंने आज पूरे दिन में ये काम किए थे, इतने लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, इस प्रकार का व्यवहार मैंने वहाँ किया था, किसका व्यवहार अच्छा था, किसका बेकार था, किसके साथ मेरी लड़ाई हुई, किसके साथ मैंने बहुत अच्छे पल बिताए। तो ऐसे निरीक्षण के बाद आत्मनिष्ठा में अपना ही भान हो जाता है कि वास्तव में मुझे किस व्यवहार से किस प्रकार का रिएक्शन मिला। प्रति पुनर्वलन जो मिलता है ना कि हाँ हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा प्राप्त होता है, हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमें बुराई, बदले में बुराई ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं अपने व्यवहार को कि वास्तव में अवलोकन विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार का, किसी व्यक्ति की परिस्थिति का सूक्ष्म अति सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। ये मैंने आज आपको अवलोकन विधि के बारे में पढ़ाया जो कि मापन और मूल्यांकन में काम आती हैं, बालक के विषय में घोषणा करने में काम आती हैं, किसी भी समस्या का समाधान करने में यह काम में ली जाती है। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण अवलोकन विधि का बहुत अधिक महत्व है। अब आएंगे हमारे अगले, हम इसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।